जय हिंद दोस्तों। आपका हेलो एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। हम आपको बीपीएससी का घटना चक्र का पीसीएस अर्थात प्रीलिम्स का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने आपको प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं वो सब आपको करा रहे हैं सब्जेक्टिव वाइज। जैसे कि हम आपको पता है कि हमने आपको हिस्ट्री का सेक्शन पूरी तरह से फिनिश कर दिए हैं, पॉलिटी का भी सेक्शन हमने ख़त्म कर चुके हैं, और हमारा जो सेक्शन चल रहा है थर्ड, ये साइंस का सेक्शन चल रहा है। और ये तीनों सेक्शनों से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमने इन सेक्शनों को पहले उठाया था। तो बीपीएससी प्री पेपर आप अगर उठा के देखेंगे लास्ट ईयर का, तो उसमें आप ये पाएंगे कि हिस्ट्री के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, श्योर है। और साइंस के भी आपके 30 से 32 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप लोग साइंस और हिस्ट्री कंपलसरी पढ़ना है आपको। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में। तो ये घटना चक्र की सीरीज है। तो आज हम साइंस के सेक्शन में बायोलॉजी का सेक्शन करेंगे, क्योंकि हमने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अब बचा रिमेनिंग साइंस में बायोलॉजी का। तो आज हम कौन सा सेक्शन करेंगे? बायोलॉजी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये बीपीएससी जो प्री का सीरीज चल रहा है, ये आपके जो बिहार टीचर की वैकेंसी आई है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो बिहार पुलिस के लिए है उसके लिए भी आपके जीएस के सेक्शन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग बिहार टीचर और बिहार पुलिस के लिए दोनों के लिए पढ़ सकते हैं, और बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ ही सकते हैं। तो 30 सितंबर को आपका एग्जाम लगा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? कौन सी पुस्तक बोल रहा है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी हुई है? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डार्विन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? डार्विन के द्वारा लिखी गई है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और चार्ल्स डार्विन ये इंग्लैंड के जैव विकासविद थे, यानी कि जैव के बारे में ये लोग, विकासवाद के बारे में और प्राकृतिक वर्णवाद के बारे में इन्होंने थ्योरी दिया था, अर्थात थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी इन्होंने। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डार्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? किसकी बात कर रहा है? मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम में जो इंसुलिन होता है वो मेटाबॉलिज्म किसका नियंत्रण करता है? तो ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। और ये क्या है? हार्मोन क्या होता है? एक तरह के हार्मोन जो होते हैं, एक टाइप के आपका प्रोटीन होते हैं, जो ग्लूकोज के समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और जो ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो क्या क्या दिया है? पेनिसिलिन दिया है, एस्पिरिन दिया हुआ है, पैरासीटामोल दिया है अर्थात पैरासीटामोल, एंड सल्फाडायाजिन। इनमें से क्या पूछ रहा है? एंटीबायोटिक कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका जो एंटीबायोटिक है मोर देन क्या है? 1 है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें देखना कौन कौन से आपका एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक आपका पेनिसिलिन है और सल्फाडायाजिन है। और एंटीबायोटिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एंटीबायोटिक का प्रयोग ये बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है एंटीबायोटिक दवा? ये बैक्टीरिया के लिए किया जाता है, बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो क्या पूछ रहा है? आप क्वेश्चन सही से आप लोग पढ़िएगा। मुख्यतः कह रहा है, मुख्यतः कौन सा इसमें कार्बोहाइड्रेट है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट की मात्रता सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो इसमें आपके चावल में क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 25% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है चावल में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कीट संवर्धन क्या है? क्या कह रहा है? कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान क्या कहलाता है? कीट संवर्धन कहलाता है। और कीट संवर्धन में क्या है? जैसे कीट संवर्धन में कीटों जैसे केंचुए की वृद्धि करने के बारे में जो स्टडी की जाती है वही होता है क्या? कीट संवर्धन। और जो केंचुआ होता है इसको कृषकों का मित्र भी माना जाता है, क्योंकि ये भूमि में क्या करते हैं? भूमि को खोदते रहते हैं, जिससे क्या हो जाता है? आसानी से वो मिट्टी ऊपर से नीचे होती रहती है।
और इन्हें भूमि की आंत भी कहा जाता है। जो केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? किसकी बात कर रहा है? जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स तो पता ही होगा आपको, किसी तरह से ट्रांसलेशन किसका दिया? अनुवांशिक का। तो अनुवांशिकता एंड विचरण का ये अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका? जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तब उसके भ्रूण का पता लगाने के लिए तो उसमें कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो उसमें प्रयोग की जाने वाली है अल्ट्रासाउंड तकनीक से कौन से किया जाता है? पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसका? पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा फल नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सच्चा फल नहीं है, कच्चा नहीं बोला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो इसमें आपका तो सच्चा फल होते कौन कौन से हैं या नहीं होते हैं? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है, सच्चा फल आपका सेब नहीं होता। इसका कारण क्या है? जब फल के निर्माण में जब फलों के निर्माण में ओवरी अर्थात अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो, किसके? ओवरी के अलावा और भी कोई पार्ट शामिल हो, तब वो क्या फल कहलाते हैं? वो असत्य या फॉल्स फ्रूट्स कहलाते हैं। असत्य या फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। तो जैसे एग्जांपल में वो क्या होता है? सेब हो गया और नाशपाती हो गया, कैशनट हो गया अर्थात काजू हो गया। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? किसकी बात कर रहे हैं? लौंग। तो लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? ये कली से प्राप्त होता है अर्थात शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, देख ले 2015 में आया था सेम बीपीएससी में, और 66 बीपीएससी प्री 2020 में आया सेम क्वेश्चन। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाना है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सेम आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फूल की कली हो जाएगी, बर्ड्स। अदरक तना है जड़ नहीं है, इसका रीजन क्या है? क्या कह रहा है? अदरक तना है जड़ नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि अदरक में नोड्स एंड एंटी नोड्स होते हैं। क्या? नोड्स एंड इंटर नोड्स होते हैं। अदरक में क्या होता है? नोड्स होते हैं और इंटर नोड होते हैं, इसीलिए अदरक क्या है? तना है, जड़ नहीं है ये। तो क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पादप कली है। क्या कर रहा है? पादप कली। तो पादप कली क्या कहलाती है? एक भ्रूणी टहनी कहलाती है। अब सीधा कली तो खिल रही, स्टार्ट हो रहा है, जैसे माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो क्या पहले स्टार्ट होता है तो भ्रूण होता है। तो इसी प्लांट में है कि एक पर क्या हो जाएगी? एक भ्रूण टहनी है ये। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं? तो जो साल्टी होता है सॉइल, कौन सी? साल्टी, तो उसे क्या कहता है? हेलोफाइट। हेलोफाइट ही क्या होता है? सलाइन वाटर होता है, यानी सलाइन सॉइल होती है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका? हेलोफाइट। हेलो का मतलब ये होता है सलाइन, यानी कि ज़्यादा सलाइन। ईईजी यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निम्न से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? किसकी बात कर रहा है? ईईजी। तो ईईजी का प्रयोग किसके लिए होता है? मस्तिष्क के लिए होता है। और ईसीजी किसके लिए होता है? हार्ट के लिए होता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। किसके बारे में पूछ रहा है? जो मांसपेशियों में अगर दर्द होता है तो उसके उपचार के लिए कौन से विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो उपयोग किया जाता है वो कौन से किया जाता है? इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इंफ्रारेड रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। और इंफ्रारेड रेडिएशन को अवरक्त विकिरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरक्त विकिरण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में डाइवर्सिटी होती है, उसका क्या कारण है? तो उसका मेन कारण क्या है आपका? उत्परिवर्तन होता है। क्या होता है? उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों को वो समय जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया, वो किसने दिया था? फर्स्ट क्वेश्चन यही था, डार्विनवाद ने दिया था।
जिसमें उन्होंने विभिन्नताओं के बारे में वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल का जो आनुवांशिकता का सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? ये लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। ये डीएनए की खोज किसने की थी? क्या कह रहा है? डीएनए की खोज। तो डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए की जो खोज करने वाले थे, तो इनमें आपका कौन कौन सा ऑप्शन दिया है? ग्रेगर मेंडल दिया है, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक दिया है, जोहानसन दिया है, हरगोविंद खुराना दिया है। तो डबल हेलिक्स डीएनए की खोज की किया था किसने किया था? जेम्स वाटसन ने किया था। किसकी? डबल हेलिक्स डीएनए के। और तो इसमें केवल डीएनए खोज, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि जो फेडरिक ने क्या किया था? डीएनए की खोज की थी। उन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन दिया था नाम। किसने किया था खोज? फेडरिक ने किया था। और नाम क्या दिया था उन्होंने? न्यूक्लियन कहा था उन्होंने डीएनए को। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? क्या पूछ रहा है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? डीएनए होता है। कौन होता है? डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों को जो कंट्रोल करता है या नियंत्रण करता है, क्या होता है? डीएनए उत्तरदायी होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। जो आपके यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, वो किस रूप में जमा होती है? तो किस रूप में होती है? वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। तो शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होता है। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है आपको? तो ऊर्जा होगा आपका शुगर से मिलती है, फैट से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है। ये रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होते हैं। और शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जो एक सरल क्या है? शर्करा है। और यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज अर्थात ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मानव शरीर में होता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर में वाटर कितना होता है? तो मानव शरीर में वाटर लगभग 2/3 होता है, अर्थात आप मान सकते हैं 70% के आसपास। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं। तो जो रक्त का थक्का बनाता है वो कौन सा विटामिन होता है? तो आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपका विटामिन क्या होता है? इस विटामिन को रुधिर स्राव या रोधी पदार्थ अर्थात एंथोमोर्फोजिक कहते हैं। और इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्लड रोकने में दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्या कह रहा है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो एंटीडोट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा विटामिन है? वो विटामिन क्या है? के है। एंटीडोट के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? विटामिन के। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? क्या कह रहा है? आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो ऐसी कौन सी विटामिन से कहते हैं? तो विटामिन D2 को क्या बोलते हैं? आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, विटामिन D2। और जो विटामिन D3 है, इसको क्या नाम से जाना जाता है? तो विटामिन D3 को कोलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। और ये मुख्यतः आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये मक्खन हो गया, मशरूम हो गया, मांस, अंडे, मछली, ये आदि से प्राप्त होते हैं। और इसके कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, जिसे रिकेट्स कहा जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होती है। तो मानव शरीर में होती है, तो विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होती है? तो विटामिन ए की मात्रा अधिकतर कहाँ होती है? आपके संचित होती है, यकृत में होती है।
अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात की जाए तो जो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी हो जाता है। और इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? गाजर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या दिया है? नाम दिया है और कौन से रोग होते हैं। विटामिन का रासायनिक नाम दिया हुआ है और उनके सामने उनका रोग दिया हुआ है। तो रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए, इससे कौन सा रोग होता है? जीरोफेथेलीमिया सॉरी, तो दिया सही दिया हुआ है। टोकोफेरॉल बेरी, तो ये विटामिन ए ई है और विटामिन ई से बांझपन होता है। साइनो कोबालेमिन रक्त अल्पता, ये सही दिया हुआ है। ये आपका स्टेटमेंट बी नंबर गलत दिया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B1 संतरा में पाया जाता है, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि विटामिन जो संतरा में पाया जाता है, संतरा में अधिकतर विटामिन सी पाया जाता है मोस्ट ऑफ। ये ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा विटामिन है? यानी कि अर्थात पूछ रहा है कि किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा अधिकतम होती है। तो कोबाल्ट की मात्रा आपका B12 में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? B12 में पाया जाता है। और B12 का रासायनिक नाम बताया जाए तो विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन B12 किसके लिए होता है? ये ग्रोथ के लिए होता है, निवृद्धि के लिए आवश्यक होता है। और इसकी कमी से नर्वस सिस्टम में कमजोरी आ जाती है अर्थात गड़बड़ी हो जाती है। और जो इसका मेन सोर्स है, तो इसका मेन सोर्स क्या है? मांस है, मछली है, दूध, पनीर आदि इसके क्या है? सोर्स हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, अर्थात एक जो हेल्दी पर्सन है उसके शरीर में कितना लीटर ब्लड होता है? तो लगभग 5 से 6 लीटर उसके शरीर में ब्लड होता है, जो कि उसके शरीर के संपूर्ण भाग का 1/13वां हिस्सा होता है। अप्रोक्सीमेट 1/13वां हिस्सा होता है। ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश डैश में भी संगत होना चाहिए। किसके? ट्रांसफ्यूजन में। तो ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH फैक्टर में भी संगत होना चाहिए। किसके? RH फैक्टर भी संगत होना आवश्यक है। और RH फैक्टर अर्थात RH कारक की खोज किसने किया था? इसकी खोज लैंड स्टीनर और बीनर ने रीसस बंदर के रक्त में की थी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर स्फिग्मो मैनोमीटर से मेजर किया जाता है। किससे? स्फिग्मो मैनोमीटर से मेजर किया जाता है। और जो स्वस्थ मनुष्य का जो एवरेज ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 80 तक होता है। और धमनियों में रक्त की 2 अवस्थाएं होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। कौन सा? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होते हैं। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो प्रति मिनट लगभग 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है। यानी कि वृक्क अर्थात किडनी मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य क्या है? रक्त की शुद्धि के साथ साथ शरीर से जो विषाणु यानी विषाक्त पदार्थ को मूत्र के मार्ग से बाहर निकालता है। यानी जो भी विषैले पदार्थ है उसको मूत्र के मार्ग से बाहर निकाल देता है। इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या है? पीछे क्वेश्चन मिला था सेम, ये है। इंसुलिन एक प्रकार क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? एक टाइप का ये प्रोटीन है। इंसुलिन
पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतराशय विभाग लैंगरहैंस की द्वीपकाओं की एक बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। और ये शरीर में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, कंट्रोल करता है। किसके? ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा हार्मोन है? सेम क्वेश्चन अभी था, इंसुलिन। क्वेश्चन में लिखा था इंसुलिन हार्मोन। महिला सेक्स हार्मोन है, तो जो महिलाओं में सेक्स करने की जो इच्छा जाहिर होती है वो किस हार्मोन के कारण होता है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन। आप अगला ऑप्शन क्या दिया आपका? इंसुलिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो जो महिलाओं में सेक्स के कारण बनता है वो कौन सा हार्मोन होता है? वो एस्ट्रोजन होता है, जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय के ग्रिफियन पुटिकाओं की थीका इटरना की कोशिकाओं द्वारा यौन आरंभ से लेकर कब तक? रजोनिवृत्ति की आयु तक होता रहता है। यानी कि जो पीरियड्स का टाइम होता है, अर्थात वही जो आपका क्या है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। और जो मेन एस्ट्रोजन है वो कौन सा है? वो मेन एस्ट्रोजन है एस्ट्रोडियाल होता है, जिससे नारी विकास हार्मोन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? नारी विकास हार्मोन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो वो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होता है। जो ऑक्सीटोसिन के दो क्या होते हैं? टारगेट टिश्यू होते हैं। इनमें से स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन, यानी शिशु के जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को समान अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों के सिकुड़कर दुग्ध उत्क्षेपण करने को बढ़ाने का काम करता है। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन? ऑक्सीटोसिन। और इसी का ही इंजेक्शन का भी प्रयोग किया जाता है जानवरों के लिए। किसके लिए? जानवरों के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आयोडीन ये थायरॉक्सिन, तभी कहते हैं आयोडीन क्या में से क्या? थायराइड। थायराइड क्या हो गया? थायराइड ग्रंथि हो गई। तो थायरॉक्सिन में क्या है? आयोडीन की मात्रा होती है। और आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथ अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है, तो कहाँ पर स्थित होती है पिट्यूटरी ग्लैंड? तो ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड आपके मस्तिष्क में उपस्थित होती है। कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में। और पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटे अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किसके कारण होता है? न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, पराक्सीसोम में होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक अर्थात क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, तो जो प्रकाश संश्लेषण के कारण कौन सा उत्पाद होता है? तो O2 का प्रोडक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं, और सूर्य से ऊर्जा ग्रहण कर वायु से ली गई वाली जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मृदा से H2O लेते हैं, और उसी के बाद सिंथेसिस करके ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रोडक्ट क्या है? उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन है। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। सौर ऊर्जा
किसमें बदलते हैं, एटीपी में बदलते हैं। किसके कारण होता है ये, क्लोरोप्लास्ट। कोशिकाओं का शक्ति स्रोत होता है, कोशिकाओं का शक्ति स्रोत होता है, कौन सा होता है, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियस। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। भ्रूण किसमें मिलता है, क्या कह रहा, भ्रूण। सेम क्वेश्चन पे मिला था ये पीछे बस उसका पूछने का तरीका अलग था क्वेश्चन का, इसलिए क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना जरूरी होता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछ सकता है। तो भ्रूण कहाँ से मिलता है, तो ये बीज से मिलता है। जब अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से क्या होता है, बाहर आता है। ठीक है, कहाँ से आपको प्राप्त होता है, बीज से। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिजैविक औषधि है, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, क्विनीन, सल्फागुआनिडीन, सल्फागुआनिडीन, क्लोराम्फेनिकोल एंड एस्पिरिन। इसमें आपका कौन कौन सा प्रतिजैविक औषधि है, अर्थात दर्द निवारक। तो आपका इसमें क्लोराम्फेनिकोल है, एक प्रतिजैविक है यानी एंटीबायोटिक औषध है, जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। और इसके साथ आपका सल्फागुआनिडीन का एक प्रकार है, जो ये भी एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता था, अर्थात इसमें क्या हो जाता है, ए एंड बी दोनों सही हैं, तो आपका मोर देन 1 हो जाएगा। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, टाइफाइड और कॉलरा एक किसके एग्जाम्पल हैं, तो टाइफाइड और कॉलरा एक जलजन्य रोगों के हैं। किसके, जलजन्य रोग, किसका है ये, जलजन्य रोग के उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण क्या होता है, सल्मोनेला टाइफी, तथा कॉलरा का कारण होता है बिवेरिया कलेरी नामक जीवाणु होता है, जो कि पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। तभी कहते हैं कि स्वच्छ पानी पीना चाहिए। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, किसके द्वारा, एफ्लाटॉक्सिन। तो इसके द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसके द्वारा लीवर प्रभावित होता है, अर्थात यकृत प्रभावित होता है। लीवर एक क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो कि अफ्लाटॉक्सिन द्वारा प्रभावित हो जाती है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पर होता है, ये यकृत में, अस्थिमज्जा में, तिल्ली में और अग्नाशय में। तो लिम्फोसाइट का क्या कह रहा है, लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, तो मानव के शरीर में तिल्ली अर्थात प्लीहा, स्प्लीन, थाइमस ग्रंथि और बोन मैरो आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। कहाँ कहाँ पर, प्लीहा और बोन मैरो में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, अर्थात सी और बी आपका ऑप्शन सही है। और लिम्फोसाइट क्या होता है, ये वाइट ब्लड सेल होते हैं, क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका मोर देन 1। ओकोजीन संबंधित है, ओकोजीन संबंधित है, तो ओकोजीन किससे संबंधित है, तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से और क्या, आंत्रा ज्वर से। तो किससे संबंधित है, कर्क रोग से संबंधित है। जो ओकोजीन एक असामान्य जीन है, जो कि कैंसर अर्थात कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। जो रक्त ब्लड कैंसर है अर्थात ल्यूकेमिया, किसका प्रयोग किया जाता है रोकथाम के लिए, तो इसके लिए जो उपयोग किया जाता है रेडियो फास्फोरस अर्थात P32 और कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है।
फास्फोरस और कोबाल्ट, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात मोर देन 1 ऑप्शन सही है। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और तथा उसका उपचार भी करता है? तंबाकू, अल्कोहल, आयनीय विकिरण और पराबैंगनी किरणें। जो आयनीय विकिरण होती हैं ये कैंसर रोग कर भी सकती हैं और उपचार भी कर सकती हैं। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? किसका कह रहा है? सहज प्रणाली का। तो सहज प्रणाली का परिवर्धन प्रणाली की स्वपोषी क्रिया होती है। ये सहज प्रणाली एक मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है और ये सहज प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। जो बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रित करता है वो कौन है? तो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, मेडुला। तो बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और जो मानव शरीर का जो तापक्रम साधारणता होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और तापक्रम के स्थिर बने रहने के कारण क्या होता है? शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है, जो हाइपोथैलेमस इस प्रक्रिया में भाग लेता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये आपका 2018 में आया था, सेम 2019 में आया। तो आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं बीपीएससी प्री में, अर्थात आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा के जाना है, एक बार मिनिमम एक बार नहीं, कम से कम 3 बार लगाइएगा। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? किससे पूछ रहा है? लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो क्या जीन के सम्मिश्रण अर्थात ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से अर्थात सफलिंग से? तो लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण ये इन सभी से हो सकता है। ब्लेंडिंग से भी हो सकता है, सफलिंग से भी हो सकता है और क्रोमोसोम में बदलाव से, अर्थात आपको क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? तो कौन बनाया था? आर्थर कोर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतः पात्र में बनाया था। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किसके लिए? पार्किंसन बीमारी। अरविड कार्लसन, जॉन एफ एंडर्स, रॉबर्ट बी लफलिन, वाल्टर कोहन, तो इनमें किसको दिया गया था नोबेल पुरस्कार? इसमें अरविड कार्लसन को दिया गया था। ये एक स्वीडिश न्यूरो साइंटिस्ट थे। कौन थे? स्वीडिश न्यूरो साइंटिस्ट थे। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? अर्थात विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, ऐसा कौन सा जीव है जो विकास और प्रजनन करने में समर्थ होता है? विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म। इसमें आपका माइकोप्लाज्म जो होता है ये स्वयं प्रजनन भी कर लेता है और स्वयं विकास भी कर लेता है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है? तो किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? तो वायरस के सेल में कोई एंजाइम नहीं होता। ये एक अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंशवृद्धि कर सकते हैं।
बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? ये किसके लिए था? HIV एंड एड्स के लिए। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन। अब इस तरह का क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का पैटर्न समझिए। क्वेश्चन कुछ है जो करंट से रिलेटेड है, तो जो आज करंट सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से देखेगा, और ये उस टाइम के हिसाब से 2011 में पूछा गया था। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, यानी कि ट्रांसप्लांट किया गया था। तो सबसे पहले ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन कहाँ किया गया था? ये साउथ अफ्रीका में किया गया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांटेशन किया था। जीवाणु की खोज किसने की है? किसकी खोज रहा है? जीवाणु की। तो जीवाणु की खोज करने वाले कौन है? लीवेनहुक हैं। लीवेनहुक, जिन्होंने सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने 1676 में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणु की पहचान की थी। अगला क्वेश्चन आते हैं। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो है, कि किसके प्रयोग से ये बदला जा सकता है? ये बैक्टीरिया के प्रयोग से उपयोगी तौर पर बदला जा सकता है। कणीय तत्व क्या हैं? ठोस अपशिष्ट है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है। तो कणीय तत्व अर्थात पार्टिकुलेट मैटर ये क्या है? वायु प्रदूषक है, यानी कि एयर पोल्यूटेंट है ये सब, जिसमें आपका पार्टिकुलेट मैटर 10 है और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, अर्थात PM 2.5 और PM 10। सबवैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? जो पानी ऊपर जाता है वो जाइलम से जाता है। जो आपने पेड़ों में देखे होंगे रिंग रिंग टाइप बना होता है, उसे क्या कहते हैं? जाइलम टिश्यू कहा जाता है। तो जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल को पूरे वृक्ष में पहुंचाता है, और साथ में खनिज पोषक तत्व भी पूरे पौधे में जाइलम पहुंचाता है। किसके द्वारा? कन्वेक्शन के द्वारा, था संवहन द्वारा। अगला क्वेश्चन था, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। तो फ़ारेनहाइट मैंने देखा था कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट था। और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 36 पॉइंट लगभग 89 होता है। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। तो अर्थात कह सकते हैं यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ होता है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? ए भी होता है। जो ओ होता है क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी रक्त दे सकता है। और ए बी वर्ग वाले व्यक्ति किसी भी वर्ग से रुधिर ले सकते हैं। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, हाँ, तो वही एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर कौन सा है? ए बी है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? ए बी है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? किसकी? हड्डियों के। तो हड्डियों की स्टडी किसके अंतर्गत आती है? तो ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत है। किसके अंदर? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों की स्टडी के बारे में आते हैं। और ओरोलॉजी, तो ओरोलॉजी के अंतर्गत हम पर्वतों का अध्ययन करते हैं। और सीरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का स्टडी किया जाता है। जियोलॉजी तो आप जानते ही हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 13 जोड़ी, 31 जोड़ी, 33 जोड़ी और 12 जोड़ी। तो इसमें कितनी जोड़ी निकलती हैं तंत्रिकाएं? ये 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलते हैं। टोटल 31 जोड़ी निकलता है।
मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल यानी कि 20 साल तक में 2 बार दांत निकल आते हैं, उसके पहले तक है। सॉरी, क्वेश्चन क्या पूछा है? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? टाइम नहीं पूछा है, कितने दांत। तो जो 20 दांत होते हैं वो आपके मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बार रिपीट हो जाते हैं, यानी 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। और 12 दांत केवल एक बार ही पैदा होते हैं। जो आपके दाढ़ वाले दांत होते हैं वो एक बार होते हैं, और दांत उखड़ जाते हैं, फिर दोबारा उगते हैं बचपन में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? किसके? मनुष्य की खोपड़ी में। तो मनुष्य की खोपड़ी में टोटल कितनी होती है अस्थियां होती हैं? 28 होती हैं। कितनी होती हैं? टोटल 28 होती हैं। जिनमें से कपाल में कितनी होती हैं? 8 होती हैं। मुख में 14 होती हैं। 14 8 कितनी हो गई? 22 हो गई। कंटिका में कितनी होती है? 1 होती है। और कान में 6 होते हैं। तो इस तरह आपके टोटल 28 अस्थियां अर्थात हड्डियां हो गए। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? जो पैर की हड्डी होती है वो सॉलिड होती है। क्या होती है? सॉलिड होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। 20 वर्ष की आयु तक मानव के शरीर में 206 हड्डियां उत्पन्न हो जाती हैं अर्थात हो जाती हैं। घटते घटते 206 कंप्लीट हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? कौन सा पूछ रहा है? अवशेषी अंग। तो निकटी, टेंटिंग पर्दा, कर्णपालिका कड़ाव मांसपेशियां, सामने वाले चपटे दांत और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो इनमें से अवशेषी अंग कौन सा नहीं है? तो इसमें इंसिसर अर्थात सामने वाले चपटे दांत ये क्या है? अवशेषी अंग नहीं है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होते हैं। यानी जैविक सिस्टम में जो रासायनिक क्रिया को तेज करते हैं वो कौन से, उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? एंजाइम्स उत्तरदायी होते हैं। कौन होते हैं? एंजाइम्स। न बैक्टीरिया होते हैं, न ही डीएनए, न ही इंसुलिन। कौन होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम एक आपका कैटलिस्ट अर्थात उत्प्रेरक की तरह काम करता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होते हैं, तो कौन सी विटामिन है? तो आपका विटामिन सी, जो विटामिन सी होती है उसमें ये आपके खट्टे पदार्थ फलों में पाए जाते हैं, जैसे कि आंवला हो गया, नींबू, संतरा, नारंगी आदि खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। और ये आपके स्किन को काफ़ी हेल्दी रखते हैं। विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका नाम रासायनिक है एस्कॉर्बिक एसिड है। दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध किसका घटिया स्रोत अर्थात दूध में कौन सी विटामिन मिनिमम या नहीं होती है? तो विटामिन सी दूध में बिल्कुल न्यूनतम अर्थात नहीं के बराबर होती है। और कैल्शियम तो रिच सोर्स है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन विटामिन सी बहुत कम मात्रा में होता था। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तभी जस्ट बताए थे ऊपर ही। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड है। साइट्रिक एसिड और टार्टेरिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? ये आपका आंवले में पाया जाता है, और टार्टेरिक इमली में पाया जाता है। इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है आपके? ये डहेलियों की जड़ों से प्राप्त होता है इंसुलिन, ना कि अदरक के प्रकंद से, ना ही आलू के कंद से, ना ही बालसम पुष्प से। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, यानी कि जो आपके सेल में कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? जल की मात्रा होती है, क्योंकि स्टार्ट में पढ़ा था कि शरीर
ह्यूमन बॉडी में लगभग 1/3 से ज़्यादा वाटर होता है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस वर्ग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। क्या पूछ रहा है? प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे तो कितने वर्ष पूर्व आ गए थे? तो जो आधुनिक खोज है उसके अनुसार प्रोटोजोआ का उद्भव का प्रारंभ लगभग 3.5 अरब माना जाता है। इस हिसाब से आपको कोई भी इसमें आंसर नहीं मिल रहा। और बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे का 2.3 अरब पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? किसके पूछ रहा है? निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन ये कहाँ पर होती है? ये अंडवाहिनी में होती है। मानव में आंतरिक निषेचन होता है। मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक अर्थात शुक्राणु स्त्री जननांग में प्रवेश करता है और शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होते हैं और ये करोड़ों की संख्या में जो करोड़ों शुक्राणु होती है ये योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय अर्थात ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं और अंततः सिर्फ एक शुक्राणु अंडवाहिनी नली में अंडाणु को क्या करता है? निषेचित करता है अर्थात फर्टिलाइज करता है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है तो आधुनिक जो मनुष्य है वो पूर्वज किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? क्रो मैग्नान मनुष्य को माना जाता है। क्रो मैग्नान आधुनिक मनुष्य से काफ़ी मिलते जुलते हैं और ये आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबे और पूरा तरह सीधा था। विकास का मुख्य कारक है इसका विकास का तो क्या है? ये प्राकृतिक वर्ण है जिसको डार्विन ने सिद्धांत दिया था। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं क्या कहा जाता है? पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और कन्वर्सन। तो जो शैवाल और कवक मिलते हैं तो क्या कहा जाता है इनको? ये शैवाल और कवक अर्थात एल्गी और फंगस जब मिलते हैं लाइकेन बनाते हैं तो ये किसके कारण बनते हैं? ये म्यूचुअलिज्म कारण बनाते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? किसका? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? सेरिबेरम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल में। कहाँ पर होता है ये? स्पाइनल कॉर्ड में होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करने का केंद्र। कहाँ पर होता है ये? स्पाइनल कॉर्ड में होता है। विकास का कारण, विकास कारण क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूल फॉसिल पदार्थ। दूसरा कह दिया जीने के लिए संघर्ष, वंशांगत। विकास कारण क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और एथिलीन। तो जो कच्चे फलों के प्रयोग में किया जाता है वो क्या है? एसिटिलीन है और एथिलीन है, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रूप से फल में क्या है? एथिलीन हार्मोन द्वारा कच्चे फल पकते हैं। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीजों से, तना काट से, इन दोनों से, उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो बीज से भी सेम पौधा मिल जाता है। यानी जब अगर आम का बीज लगाएंगे तो आम का पौधा अर्थात सेम पेरेंट की तरह ही पौधा उत्पन्न होता है। और अगर तना काट से अर्थात जब आप रोज का प्लांट तना काट के लगाते हैं तो उससे भी रोज का प्लांट ही उत्पन्न होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएंगे, बीजों से भी और तना से भी, अर्थात सी नंबर आपका क्या है? ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता उसे कहा जाता है। तो पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? विसरण, वाष्प उत्सर्जन, अवशोषण, परासरण। ये परासरण के द्वारा गुजरता है, अर्थात ओस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा पानी मिट्टी से जड़ों में पहुंचता है। किसके द्वारा? ओस्मोसिस के द्वारा। जल से बाहर निकालने जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वो श्वास नहीं ले पाते, वो जल में नहीं चल पाते। तो इसका जो मुख्य कारण है वो श्वास नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है तथा पानी में बाहर की तुलना में लगभग 0.9 से 0.5% ऑक्सीजन है। इस कारण से वो सांस लेने में उन्हें दिक्कत होती है। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? उसे हैबिटेट बोलते हैं, अर्थात आवास। क्या बोलते हैं? आवास। मधुमक्खी मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ये किससे पहचानते हैं? स्मेल से पहचानते हैं। मधुमक्खियाँ किससे पहचानती हैं? स्मेल से, गंध से। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियाँ होती हैं। यह दृष्टि हो सकती है, आवाज़ हो सकती है, स्पर्श हो सकती है और गंध द्वारा हो सकती है, और इन्हीं के माध्यम से एक दूसरे को सूचनाएं आदान प्रदान भी करते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, अर्थात किस धातु में मायोग्लोबिन पाया जाता है? तो ये लोहा में होता है, अर्थात आयरन में। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त क्या है? प्रोटीन है, जो सभी स्तनधारियों के मांसपेशियों में पाया जाता है। मानव के शरीर में किसके? मानव के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहते हैं? डायलिसिस कहा जाता है। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, इंसुलिन। तो जो आपका मधुमेह अर्थात डायबिटीज, ये इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या होता है? हृदय में ग्लूकोज को नियंत्रण करना होता है। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स का होने का कारण क्या है? मेन विषाणु है। क्या है? विषाणु। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, क्या है? वायरस। एड्स का मेन रीजन क्या है? वायरस है। HIV द्वारा होने वाला रोग, तो HIV द्वारा कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया कैसे संक्रमण है? ये फेफड़ों का एक संक्रमण है। किसका? फेफड़ों का। और ये आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया है? 2022 में पूछा गया था। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्धता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि यानी कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अत्यधिक जो क्या होता है? वर्धता, अर्थात देख पाने की क्षमता, वो अधिक पीड़ित हो। उसका मेन कारण क्या है? वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। इसका मेन रीजन क्या है? उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, क्योंकि स्त्रियों में क्या होता है? दो, अर्थात दो XX क्रोमोसोम जो लिंग निर्धारक क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें एक एक्स जो वर्धता के जीन को यदि वहन करता है और दूसरा क्रोमोसोम उसे संतुलित करता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से प्राप्त होती है। ये क्या है?
इसका प्रयोग दर्द निवारक के लिए किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए तो आप लोग अगर गेहूं की कहीं भी खेती देखा होगा तो उसमें यूरिया का छिड़काव किया जाता है। उसमें यूरियम का होता है लगभग लगभग 46%, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। होता तो इसमें जो तत्व लिखे हैं सभी होता है, लेकिन मुख्यतः आपका इसमें नाइट्रोजन हो जाएगा। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? इसमें क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता और कोबाल्ट। तो क्लोरोफिल में कौन सा मैग्नीशियम आयन पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। ये क्या करता है? क्लोरोफिल पौधे में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण अर्थात पिगमेंट है। क्या है ये? मैग्नीशियम क्या है? पिगमेंट की तरह काम करते हैं। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। जो प्लांट्स का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। फोटोसिंथेसिस के जरिए ही अपना प्लांट्स भोजन बनाते हैं। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? पानी की कमी से, मैग्नीशियम कमी से, नाइट्रोजन या कैल्शियम। तो जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। और अपना नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरी करते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है। पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है, जिससे बीज बनता है और बीज के अंकुरण से पुनः पौधा प्राप्त होता है। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा किसके मदद करता है? पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करता है और क्या करता है? ये और पोषक तत्व भी पहुंचाता है। और ये पौधों की पत्तियों, फूलों एवं फलों को सहारा देने का भी भूमिका निभाता है। तो पौधे का आकार देना हो जाएगा, भोजन के भंडारण, श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण से आपका हो जाएगा मोर देन वन ऑप्शन हो जाएगा इसमें। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोआ है। कौन सा है? सिकोआ। इसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक है। एस्पिरिन है, तो अभी बता दिए क्या है ये एक एंटीपायरेटिक दवा है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? चना में, मटर में, सोयाबीन में, अरहर में। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन दलहन में होती है और इस ऑप्शन के हिसाब से आपका सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाई जाती है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो तना काट कर यानी कि फिर से उगाया जाता है पौधा, तो वो केला, गन्ना, आम, कपास। तो आपने देखा होगा गन्ना के खंड खंड काट करके उसको फिर लगाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेशिया है। और ये इंडोनेशियाई वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा ये 1818 में पहली बार खोजा गया था। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और जीन के संश्लेषण के लिए दिया गया था। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस, तो कौन सी हास्य गैस? तो अगर आपको हास्य गैस पता है तो एनेस्थीसिया के पता चल जाएगा, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। आर्कियोप्टेरिक्स है क्या? आर्कियोप्टेरिक्स है, तो क्या है ये? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, जुरासिक काल का सरीसृप है, ट्राइसिक काल का एक सरीसृप है और ट्राइसिक तथा जुरासिक दोनों काल का सरीसृप है।
तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? ये जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है, तो डॉल्फिन किस ग्रुप में आता है? ये डॉल्फिन स्तनपायी जलवायु जंतु है, एक्वेटिक स्तनी जंतु है। और गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। ये पुराना क्वेश्चन है, तो मान लीजिए आप किसको नेगलेक्ट कर दीजिए। रात के समय वह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं। दूसरा क्या है? रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं। तो रात में पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जिस कारण से आपके जान का खतरा हो सकता है। निम्न में सबसे मीठी चीनी है, तो सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज क्या है? एक नेचुरल मोनोसैकेराइड जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाई जाती है। शर्कराओं में सबसे मीठी है, तो कौन सी है? सेम क्वेश्चन, कौन सी? फ्रक्टोज है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो कड़वाहट के लिए कौन सा जीव का संवेदनशील क्षेत्र होता है? ये पीछे का भाग होता है। मानव जीव का जो अग्र छोर होता है वो मीठा चीज को बताता है। पश्च भाग कड़वे के लिए, किसके लिए पश्च भाग? पीछे वाला कड़वे के लिए। पार्श्व किनारे जो किनारे वाले होते हैं खट्टे, तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों के लिए अनुभव कराते हैं। मटर पौधा है, मटर क्या है? एक शाक पौधा है, जो कि शाक क्या होते हैं? कुल का द्विबीजीय पौधा पत्री होता है, द्विबीज पत्री पौधा होता है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, तो उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है? प्रोटीन होता है। जैसे आपका मटर हो गया, अरहर हो गया, इनमें क्या है? प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। थायराइड ग्रंथ थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यानी कि TSH है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और इसका निर्माण कहाँ होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। थायराइड ग्रंथ की खराबी किसके कमी के कारण होता है? तो थायराइड की खराबी किस कारण होता है? आयोडीन कमी से होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीय उपभोक्ता हैं, तृतीय उपभोक्ता हैं, या उपरोक्त से कोई नहीं है। तो मानव या अन्य जीव क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। मांसाहारी क्या होते हैं? द्वितीयक या गौण उपभोक्ता होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। तो इस हिसाब से आपका दूसरा आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। और यहीं पर हमारा क्या है? बायोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट होता है। क्या? बायोलॉजी। और यहीं से हमारा साइंस का भी सेक्शन, जितने BPSC प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइंस का सेक्शन यहीं पर हमारा क्या होता है? पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और हमारा हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न, एंशिएंट एंड मिडीवल का, जिसमें से आपका मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। और पॉलिटी का सेक्शन भी फिनिश हो चुका है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि BPSC प्री के लिए जो घटना चक्र सीरीज लेकर चल रहे हैं हम, तब किस सब्जेक्ट का लेक्चर लेके आया जाए। इसमें आपका इकोनॉमिक्स बचा हुआ है, जियोग्राफी बचा है, और बिहार स्पेशल बचा हुआ है। तो आप बताइए कमेंट करके किस टॉपिक पर क्लास अपलोड की जाए जल्द से जल्द। तो क्लास यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। तो आप लोग क्लास ख़त्म करने से पहले हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आप अपने दोस्त तक इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।